हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल राघव ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न चुने हुए प्रश्न हैं दोस्तों। मेरा एक लक्ष्य ये है कि किसी भी तरह मैं आपको इन प्रश्नों को याद करा दूं। फैक्ट्स के साथ आई हूँ। कुछ इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी हैं जिसको आप देखते चलेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक पर दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मास्टर वीडियो होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट विधेयक विधेयक का विवाद किस वाइसराय से संबंधित था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। अब बात कर लेते हैं इल्बर्ट विधेयक की। ये कौन सा विधेयक है? इल्बर्ट जो विधेयक था, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 में आया था, 1883 में। और इस बिल के अंतर्गत जो क्या था, तो भारतीय न्यायाधीश जो थे ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध किसी भी जो न्यायिक आदेश था उसको जारी कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध किसी भी मुकदमे को सुनने का कोई राइट नहीं था। तो यह बिल जो था, इसका विरोध ब्रिटिश लोगों द्वारा बहुत ज्यादा किया गया। मतलब अंग्रेज अधिकारियों ने और जो बाकी अंग्रेज यहाँ पर रहने वाले थे, उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। तो आंसर जो इसका सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई थी? ए 1860, बी 1862, सी 1865 और डी है 1880। तो फ्रेंड्स, भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1851 में 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ की शुरुआत की गई थी। और 1853 में 6400 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ नेटवर्क की स्थापना 1853 में शुरू की गई। 54 में क्या हुआ कि टेलीग्राफ की आम लोगों के लिए खोल दिया गया और इसके बाद एक अलग से विभाग खोला गया, जो 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ प्रणाली स्टार्ट की गई। तो इसका सही आंसर जो है ये है 1865। 1865 ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रिटिश सरकार के आखिरी 100 वर्षों के राज में भारत पर ऋण भार बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? गारंटीड रेलवे की शुरुआत, बी उद्योगों की शुरुआत, सी ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश, डी असंगत वित्तीय नीतियां। तो इसका कारण था अंग्रेजों का पूंजीवादी निवेश। भारत में अंग्रेजों ने 100 वर्षों में बृहत स्तर पर पूंजी निवेश किया, जिसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन लोगों ने ऋण लिए अलग अलग देशों से। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए वुड का आदेश पत्र, बी हर्टोग समिति की रिपोर्ट, सी भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले का विवरण, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ये है भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले का विवरण। क्यों कहा जाता है? वुड का आदेश पत्र जो था, वुड घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहलाता है? ये जो है पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार प्रसार को अंग्रेजी सरकार ने उद्देश्य बना लिया था और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजों ने दिए जाने पर भारतीयों को बल दिया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोले गए और साथ साथ कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में 1857 में 1857 में क्या किया गया? यहाँ विश्वविद्यालय खोले गए तीनों प्रेसिडेंसीज में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। 1857 में ध्यान रखिएगा। पंजाब में 1882 में, इलाहाबाद में 1887 में विश्वविद्यालय खोला गया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, इस वजह से अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारतीय से लॉर्ड मैकाले के विवरण को कहा जाता है।
वैसे देखा जाए तो इन्होंने अंग्रेजी के प्रचार प्रसार पर ज्यादा बल दिया। 1854 के वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, बी, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत, सी, सती प्रथा की समाप्ति, डी, भारत में प्रशासकीय सेवाओं की स्थापना। तो हम अभी देख चुके हैं फ्रेंड्स कि वुड का जो डिस्पैच था, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कई विश्वविद्यालयों की। 1854 में वुड का जो प्रेषण का उद्देश्य था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था, लेकिन इन्होंने इसके प्रसार के लिए कलकत्ता, बंबई, बॉम्बे उस समय का था, और मद्रास में कई सारे विद्यालय खोले, विश्वविद्यालय खोले, और इसके बाद शिक्षा विभाग को स्थापित करने की अलग अलग प्रांतों में इसकी भी सिफारिश की गई। निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, बाबू कुंवर सिंह, सी, जयप्रकाश नारायण, डी, शीलभद्र यागी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता था। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और गांधी जी के ये प्रबल अनुयायी थे। इनमें से सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? ए, महाराज दलीप सिंह, बी, महाराज शेर सिंह, सी, महाराज नौनिहाल सिंह, डी, महाराज खड़क सिंह। तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराज दलीप सिंह थे, और ये महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। क्लेप्टोक्रेसी क्लेप्टोक्रेसी का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? ए, जातिवाद, बी, भ्रष्टाचार, सी, अंधविश्वास, डी, संप्रदायवाद। तो क्लेप्टोक्रेसी जो है भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। इसका अर्थ है राज्य द्वारा समर्थित भ्रष्टाचार, जिसका उद्देश्य सरकार के अधिकारियों और नेताओं की व्यक्तिगत धन संपदा में वृद्धि करना होता है। तो फ्रेंड्स, करप्शन का मतलब ही यही होता है कि सरकारी अधिकारी अपने धन और संपदा में वृद्धि करें। महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केवल अंग्रेजी, बी, हिंदी व अंग्रेजी, सी, अंग्रेजी व गुजराती, डी, अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। अगर आपको हिंदी के वीडियोस चाहिए, हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड, तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप उसको भी सर्च करें। अगर आपकी परीक्षा के सिलेबस में हिंदी, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये 3 भाषाओं में निकलती थी, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। साप्ताहिक पत्रिका थी इनकी। 11 फरवरी 1932 में इन्होंने स्टार्ट किया था हरिजन को, और यह पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती तीनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ए, सरदार पटेल, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, आचार्य कृपलानी, डी, पट्टाभी सीतारमैया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो ड्राफ्ट था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था, और 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को। और गांधी जी ने इस समय एक प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। ध्यान रखिएगा, नारा पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया था, करो या मरो। इस आंदोलन के शुरू होने का कारण क्या था? इस आंदोलन के शुरू होने का कारण ये था कि भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने घुसा दिया था, हमारे सैनिकों को। इस वजह से इस आंदोलन की शुरुआत भारतीयों ने की कि आप भारत को अब छोड़ दीजिए। बिंदुओं वाला 17 बिंदुओं वाला समझौता भारत के किस पड़ोसी के इतिहास में बदलाव का बिंदु था? तो ये 17 बिंदुओं वाला समझौता भारत के तिब्बत से रिलेटेड है। भारत का तिब्बत नहीं है, भारत का एक पड़ोसी
स्थल कह सकते हैं आप। पहले एक स्वतंत्र देश था, लेकिन बाद में चीन ने इस पर समझौता करके 1951 में इसको अपने प्रभुत्व में ले लिया। तो ये समझौता हुआ ही था 1951 में, और भारत के पड़ोसी देश चीन से रिलेटेड तिब्बत पर इसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया इस समझौते के द्वारा। 17 बिंदुओं वाला जो समझौता था, इसके द्वारा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन कीजिए। तो दिए गए घटनाओं का अवलोकन किया जाए। मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनका क्रम पहले कौन सी हुई और दूसरी कौन सी हुई? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो एकदम क्रम से है। ये आपको मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले हुई, और ये कब हुई? तो 1906 में ढाका में, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हो गया। घटना जो हुई थी, इंसिडेंट जालियांवाला बाग, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, 1919 में हुई। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। तो ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 से लेकर के 1924 के बीच में हुआ। 1919 से लेकर के 1924 के बीच में हुआ। ठीक, अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो ये आंदोलन हुआ था 1930 में। हो गया क्रम से पहला, दूसरा और तीसरा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1924 तक चला, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। आपका मेरा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मुझे रोचक लगता है ये। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रमुख माना जाता था, माना जाता है। दूसरा है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया। तीसरा है, उन्होंने मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। चौथा है, वे महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों में से एक थे। तो सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर जी थे, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बात करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया, ये कथन इनके संबंध में सही नहीं है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया और न ही इसमें भाग लिया, ये कथन गलत है। बाकी सभी सही है। इनको हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रमुख माना जाता है। साथ साथ मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की भी इन्होंने स्थापना की थी, और सावरकर जी को महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों में से एक माना जाता है। क्यों माना जाता है नहीं पता, क्योंकि जिस बात का कोई प्रमाण न हो उसको बोलने से कोई बात प्रूफ नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? ए द गार्डनर, बी गीतांजलि, सी किंग ऑफ डार्क चैम्बर, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो तीनों है फ्रेंड्स, ये तीनों जो है, गीतांजलि में कविताओं का संकलन है। यह पुस्तक 1910 में प्रकाशित हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक 1910 में प्रकाशित हुई। गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1858 था, 2 अगस्त 1858 को ये पारित किया गया,
और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके द्वारा ब्रिटिश क्राउन को सारा ही अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से उठा करके सौंप दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार ये 6 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 के दौरान पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 19 मार्च 1998 से लेकर के 13 अक्टूबर 1999 में तक देश के प्रधानमंत्री रहे और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 से लेकर के 22 मई 2004 तक वे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 3 बार। निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन, डी द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। और टैगोर जी 6 अक्टूबर 1839 को इन्होंने तत्वबोधिनी 6 अक्टूबर 1839 को इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक विषयों पर चिंतन तहत उपनिषदों के सार का प्रचार प्रसार करना था। 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था। भारत में आईएएस परीक्षा, आईएएस ध्यान दीजिएगा, आईसीएस नहीं है, पहली बार कब आयोजित की गई आईएएस की परीक्षा? तो ये परीक्षा आयोजित की गई पहली बार 1950 में। ऑप्शन बी सही है और यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 322 में प्रशासनिक सेवाओं का ब्यौरा दिया गया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रशासनिक सेवाओं से रिलेटेड बातें किस संविधान में किस अनुच्छेद किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 322 तक प्रशासनिक सेवाओं के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए एक साथ। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स के वीडियो चाहते हैं तो आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा। कारण यह है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस लेकर आती हूँ, 1 महीने में 3 पार्ट्स होते हैं जिससे आपको इजीली याद हो जाए। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको पता होगा। मुझसे जल्दी आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करें और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और आंसर दें। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन, पहला अध्यक्ष कौन था? 11 दिसंबर 1946 में ये अध्यक्ष चुने गए थे। इनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, लेकिन उससे पहले 9 दिसंबर 1946 के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, बी है भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना, सी प्रांतों में कांग्रेस सरकारों को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करना, डी संविधान निर्माण की व्यवस्था करना। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य बहुत ही बुरा था फ्रेंड्स। ये भारतीय नेताओं को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करने के लिए क्रिप्स मिशन आया था। 1919 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग चाहती थी कि हम उनकी तरफ से हमारे जो सैनिक हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध को लड़े
और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको आजाद कर देंगे भारत को जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं, हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्स को थोप दिया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, परंतु यह मिशन उनका असफल रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।